आंखें बंद करते हुए हाथ जोड़ लें, रीढ़ कमर सिर सीधा। आदि में तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। यहाँ 52 गजा का ये भी एक अतिशय है कि एक साथ कई कार्य होते चले जाते हैं। 2-3 दिन पहले धर्मेंद्र जी का संदेश आया कि इस प्रकार से बीजेएस वाले पहले भी आए थे महाराज जी, आपका सानिध्य नहीं मिल पाया था क्योंकि मैं चूलगिरी पर ध्यान करने चला गया, उसी दिन आपका आना हुआ। फिर कल भी हमारा यही था, कल वहाँ थे, लेकिन हमने इसीलिए कि भैया अष्टमी को छोड़ो, अभी पहले सामने वाला जो आ रहा है तो उसको पहले नोट दिया है अपन ने। तो इस प्रकार से ये लोग भारतीय जैन संगठन नाम से ही आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत नहीं बोल रहे थे। नाम में तो भारतीय बीजेएस कितना अच्छा, देखो शब्द इंग्लिश में बोलो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी माँ को कोई गाली बकता है तो मुझे थोड़ा सा तो दर्द होता है। और भारत माता है तो इसलिए उसका आप इंग्लिश वाला शब्द न बोल के आगे से हम उसको भारत ही बोलेंगे, ये सबसे अच्छा, क्योंकि आपके यहाँ तो भारतीय जैन संगठन लिखा हुआ ही है। और इस संगठन के द्वारा जैसा अभी आप लोगों को बताया गया कि एक नहीं अनेकों, और जो प्रासंगिक है, जो अभी वर्तमान में जिनकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो पलायन हो रहा है प्रतिभाओं का, उनको रोकने से संबंधित हो, और चाहे वो पहाड़ों का स्खलन हो रहा है उनको यानी जो है ना प्रतिबंधित करने से हो, और चाहे वो जल हमारा जो वेस्टेज जा रहा है पूरा का पूरा, उसको यानी जो है ना संवर्धन, नाम ये जल संवर्धन। अभी मोदी जी ने 3 साल हो गए, हम देख तो रहे हैं, 3-4 साल हो गए लगभग, स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने लाखों करोड़ की घोषणा की थी। क्या हुआ उस योजना का? उस समय आचार्य श्री जी ने मन में भाया था, और जो आचार्य श्री जी मन में करते हैं वो मोदी जी के दिमाग में घुस जाता है। वो सिरपुर में बैठे भले ही हैं हमारे गुरुजी, लेकिन सिरपुर से भी वो केंद्र सरकार वहाँ चल रही है, तो मोदी जी ने तुरंत 15 अगस्त को ये घोषणा की, किसी ने बोला नहीं फिर भी, तो उसको अपन को क्रियान्वयन कराना है। इसी संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा, अभी यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, कि जो हमारी नदियाँ हैं उन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपको अलग से पानी लाने की जरूरत ही नहीं। और जहाँ पर बाढ़ हो जाती है, आसाम है, हमेशा डूब जाते हैं गांव, आप देखिए, इधर केरला में जाओ आप, नीचे उतरो तो वहाँ पर भी इसी तरह से उन नदियों को यदि मान लीजिए ऐसे में जोड़ दे, राजस्थान की नदियाँ हैं सूखी पड़ी है, मध्य प्रदेश है, आपके कई अभी जो आपके बांध बनते हैं, ये बांध बनने वाला भी एक अच्छा है कि बांध बनकर पानी जो हमारा जा रहा था उसको उन क्षेत्रों में नहरों के द्वारा प्रवाहित किया जा रहा है जिन क्षेत्रों में कभी किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था। याद है हमें, सागर जैसे क्षेत्र में भी पहले पानी की कमी थी, लेकिन जब से गांधी बांध बना और तब से सागर में पानी पानी हो गया, मध्य प्रदेश के आपके। तो इस प्रकार से अनेकों, एक ही नहीं है, अनेकों। तो इन योजनाओं के माध्यम से आपको बताएं, सरकार केवल योजना पर बना देती है, लेकिन आप जैसी यदि एनजीओ संस्थाएं
इसमें थोड़ा सा कमर कस के जैसे अभी आ रहे हैं आप लोग, और आगे आए, हमारा तो आशीर्वाद है, और उनसे काम करवाएं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो आपके अभी एग्रीकल्चर में भी आपको ये मालूम होना चाहिए, विधानसभा के जो बजट है, उस बजट की कॉपी मेरे पास रखी हुई है। कॉपी में विधानसभा के बजट में एग्रीकल्चर के नाम से जो सब्सिडी मिल रही है वो पोल्ट्री फार्म हाउस और आपको फिश फार्म हाउस को मिल रही है। क्या आप मुर्गी पालन को और मछली पालन को क्या आप कृषि की संज्ञा देंगे? बोलो, क्या वो खेती है क्या? जब खेती नहीं है तो उस खेती के लिए सब्सिडी कैसे दी जा रही है? और करोड़ों रुपए जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने नेता बैठे हुए हैं विधानसभा में उनके सबके पोल्ट्री फार्म और फिश फार्म हाउस है। इसलिए इन मुद्दों को अपन को उठाना जरूरी है। इसी तरह से ग्रीन हाउस ये खेती का तरीका नहीं है, ड्रिप सिस्टम से आप खेती करवा रहे हैं। आप इतिहास तो उठाएं अपना। अरे हमको तो चलो टमाटर मिल जाएगा, या हम तो हरी नहीं लेते, जो लेते हैं उनको टमाटर मिल जाएगा, गिलकी मिल जाएगी, लौकी मिल जाएगी, लेकिन उस कबूतर, उस पंछी की, उस तोते की, उसकी कौन देखभाल करेगा? जो पंछी बाहर आपके खेतों में जाकर दाना चुग के आ जाते थे, अपना जितना थोड़ा बहुत लेते थे वो पेट भर के आ जाते थे। तो ये खेती करने का तरीका है ही नहीं। आचार्य श्री जी ने इस पर कई बार मुद्दे उठाए हैं। आप लोगों से भी मैं ये तो चाहूँगा कि अपने इतिहास को अपन बहुत अच्छे से, अभी मेरे पास से इतिहास की पुस्तकें थोड़ी सी लेके जाओ। जो धर्मपाल की 10 पुस्तकें हैं, वो इतिहास की पुस्तकें हमें इतिहास लौटाता है और विज्ञान हमारे से ले रहा है। हम विज्ञान की ओर न दौड़ लगाएं। स्मार्ट सिटी की अब जरूरत नहीं है, अभी बात आई थी। अब स्मार्ट विलेज की जरूरत है। हमारे जो गांव हैं उन गांव को यानी जो है ना हम डेवलप करें। और वही आप देखिए, आपका जो जल संवर्धन का उसके लिए 4 बिंदु हैं यहाँ पर जो मैंने कि सबसे पहले नदियों को आपस में जोड़ दें। फिर आपने बताया था तालाब का, ये सबसे अच्छा मानते हैं गुरुजी भी कि तालाब बनवाएं। आप गांव-गांव में तालाब होना चाहिए। आज कंक्रीट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पानी ठहरता ही नहीं है। हर जगह हम जो है ना यदि फर्श बना देंगे तो पानी कहाँ जाएगा ये बताओ? पानी तो बह जाएगा, वेस्टेज है। और यदि आप अपने ही गांव के बाहर एक बड़ा तालाब बना दिए, उस साल भर आपको पानी देता रहेगा और जल का स्तर हमेशा बना रहेगा। जो कुएं हैं, बोरिंग हैं, इनमें जल का स्तर बना रहेगा। लेकिन कोई नहीं, अगर बनाएंगे तो ऐसे टंकी जैसे बना दी, अब उसके अंदर और रोड और वो लगा के मतलब पानी बाहर जाए ही नहीं। तो ये चीज़ें हमने ये छत्तीसगढ़ में देखा। आप लोगों को बताएं, छत्तीसगढ़ में जब हमारा बिहार चल रहा था, गांव-गांव में 2-2, 3-3 तालाब हर गांव में। इसलिए वहां पर धान की खेती 12 महीने, धान की खेती 2-2, 3-3 फसल ले लेते हैं वो, क्योंकि पानी की पर्याप्तता है। और धान तभी होता है, चावल तभी होगा जब पानी होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। वृक्षारोपण आप लोगों की योजनाओं में तो होगा। इसमें तो वृक्षारोपण अपन को करना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए और भी लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप यदि पानी चाहते हो तो पहले वृक्ष को भी आप रोपण करें। वृक्षों के द्वारा ही पानी आ सकता है और पानी रुक सकता है, अन्यथा रुकने वाला नहीं है। वृक्ष की जो जड़ें होती है उनमें नमी बनी रहती है, चारों तरफ आपके पानी का भी वो रुकाव करेगी, मिट्टी के कटाव को रोकेगी। लेकिन आज प्रकृति के विरुद्ध आचरण हो रहा है। बुरा नहीं मानना, ठीक है, आज मोबाइल और इनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जानकारी हो जाती है, लेकिन इनके माध्यम से हमें नुकसान कितना हो रहा है। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण सुनाता हूँ। एक कुंडलपुर हम लोग जा रहे थे। कुंडलपुर के पास में एक मनवार नाम का गांव पड़ता है। उस मनवार में हम बैठे हुए थे। इतना अच्छा गांव जहां पर कच्चे घर ज़्यादा थे, कच्चे घर, और चूल्हे की रोटी मिलना था 32 महाराज जी को। सब घरों में चूल्हे थे, जितने घर उतने ही चौके लगते हैं बुंदेलखंड में। तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक आदमी नहीं लगेगा, नहीं लगाएगा। वो ऐसा है कि उसके यहाँ सुत्थट लगाया, सोड़ लगाया, या मतलब जो है ना जात बाहर जैसा ही है वो, अपने आप को कोसता रहता है।
तो ये स्थिति रहती है बुंदेलखंड में। अब वहाँ पर हम आचार्य श्री जी की भैयावर्ती कर रहे हैं, मंदिर के ऊपर छत पे बैठ, गर्मी का समय था। आचार्य श्री जी के मुख से जो शब्द निकले वो अपन को ध्यान देना है, और आप लोग बीजेएस वाले भी इस चीज को, इतना अच्छा गांव है जहां पर कच्चे घर, गाय बंधी है, चूल्हे की रोटी मिलना है, और 2-2, 3-3 तालाब नजर आ रहे हैं। उस गांव के 3-3 तालाब चारों तरफ, उसमें जाके आप जो है ना, तो मनवार, मनावर नहीं, हाँ शब्दों का ज़्यादा फर्क नहीं है आज, तो मनवार, तो मनवार में, लेकिन 2 दुश्मन यहाँ पर भी आ गए, लेकिन 2 दुश्मन यहाँ पर भी आ गए। 2 बड़े बड़े टावर खड़े थे मोबाइल वाले, ये आचार्य श्री जी के शब्द थे, बोले 2 दुश्मन यहाँ पर भी आ गए। ये स्थिति हर गांव में, ये जियो नहीं है, हाँ ये मारो है, इसका नाम जियो दे भले ही दिया हो, लेकिन ये काम मारने कर रहा है। और आपको बताएं, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये लीड के माध्यम से जा रहा है, ठीक है ना, वहां तक या उधर। और यदि इसी को यदि मान लीजिए आप तरंग वाला या क्या बोलते कॉर्डलेस, तो मोबाइल तो ऐसे ही काम करता है। अब इस वातावरण में जितने यहाँ पर जीव हैं, वो जीव सबके सब बाधिक को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमें इन बातों को सोचना है, तभी हमारी समस्या तो आपके सामने बहुत सारी आती है और आप उनका समाधान भी दे रहे हैं, लेकिन एक ही बात आज इस मंच से कहना चाहूँगा बीजेएस के लिए, बिना तपस्या के कभी समस्या का समाधान नहीं होता। बिना तपस्या के कभी समस्या का समाधान नहीं होता। बस आप लोग वही कमर बांध कर उतर चुके हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके भी कदम चूमेगी, कदम चूमेगी। जिस ओर जाना है उस लक्ष्य को निर्धारित आपके कर चुके हैं, उन लक्ष्य के ऊपर ही हम आगे बढ़ते चले जाएं। और आज वर्तमान में चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, इन सब क्षेत्रों में हमें अपने इतिहास को पुनः लौटाना है, ताकि न्याय में विलंब ना हो, ताकि शिक्षा में बिजनेस ना हो, ताकि चिकित्सा में घोटाला ना हो। इस हाथ का ऑपरेशन करना और इस हाथ का चल रहा है, करवाने वाला भी मूर्ख और करने वाला भी महामूर्ख, दोनों ही मूर्ख मिल गए। तो इस प्रकार से ये हमारे भारत की विडंबना है। इन क्षेत्रों में और भी जिन जिन क्षेत्रों में, ये तभी दूर होगा जब हम प्रकृति के समीप ले आएंगे। आप ये बताइए, एलोपैथी या और अन्य दूसरी कोई भी दवाइयाँ क्या हमारे भारत की पद्धति रही है? बल्कि आप इतिहास उठाएंगे तो रानी लक्ष्मीबाई, मेरा बेटा मरे तो मर जाने दो, लेकिन मैं फिरंगियों के या अंग्रेजों के हाथ की जो बनाई दवाई है वो अपने बेटों को पिलाने के लिए या खिलाने के लिए मैं कभी भी अनुमति नहीं दूंगी। ये होता था। इस प्रकार का इतिहास रहा है अपना। तो अपन को आयुर्वेद में बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो इसको बढ़ावा दें। इस प्रकार से यदि बीजेएस और अधिक इन चीज़ों में काम आते हैं, आचार्य श्री जी की जो प्रकल्प है, चाहे वो वस्त्रों से लेकर है हथकरघा आदि, और चाहे वो अपना जल संवर्धन है या अपना गौशालाएं हैं, है ना, इनके बाद शैक्षणिक में प्रतिभा स्थली आदि हैं, इसके माध्यम से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले ज़माने के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श ये बीजेएस बनेगी। इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने जितना समय दिया था वो पूर्ण हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हाँ।